साइंस वो इल्म है जिसमें नेचर के असूलों को समझने के लिए ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनसे लॉजिकल कंक्लूजन्स अक्स किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुराद जिंदगी का साइंटिफिक स्टडी है। वर्ड बायोलॉजी दो यूनानी ग्रीक अल्फाज से अक्स किया गया है। ये अल्फाज बायोस और लोगोस है। बायोस का लफ्जी मानी जिंदगी और लोगोस का लफ्जी मानी सोचना और वजह तलाश करना है। बायोलॉजी के इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक इल्म कैसे हासिल करता है। नेचर को समझने और इसकी तारीफ करने के लिए ये लाजिम है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साख्त, स्ट्रक्चर्स, एफआल, फंक्शंस और दूसरे मुतालिका पहलुओं का मुतलिया किया जाए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इल्म हासिल करने से सेहत, खुराक और माहौल वगैरह से मुतालिक मसैल की मालूमत और हाल भी मिलते हैं। डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स है जिनमें ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स की जिंदगी को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को रीड किया जाता है। जूलॉजी। बायोलॉजी की इस डिवीजन में एनिमल्स के मुतालिक इल्म हासिल किया जाता है। बॉटनी। बायोलॉजी की इस डिवीजन का तल्लुक प्लांट्स के स्टडी से है। माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन का तल्लुक माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा से है। हेलो क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और स्ट्रक्चर्स के मुतालिया है। ऑर्गेनिज्म की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्म की जांच करती है। मोलेक्युलर बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। मोलेक्युलर बायोलॉजी जैसे पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ का मुतालिया करती है, जिसमें होने वाला केमिकल रिएक्शन और इंटरैक्शंस की जांच करती है। एनाटॉमी। एनाटॉमी अश्य की जिस्मानी अंदरूनी बनावट का मुतालिया करती है। जिस्म के बनावट और अलग अलग हिस्सन के दरमिया एग्जामिनेशन की जांच में शामिल है। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक स्टडी सीई है, या टिश्यूज को एनालाइसिस, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस की स्टडी करना है। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सेल और सेल ऑर्गेनल्स की बनावट और फंक्शंस का मुतालिया करती है। सीसीएल डिवीजन और वेरियस सेल्युलर प्रोसेसेस की जांच शामिल है। फिजियोलॉजी ये शोबा जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का फंक्शंस का मुतालिया करता है, जिसमें वेरियस सिस्टम्स की मिलजुलाई और जिंदगी को बरकरार रखने वेल केमिकल रिएक्शन को ताजवेज करती है। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन्स और उनके कैरेक्टर का मुतालिया करना है जो जनरेशन टू जनरेशन तक पहुंचते हैं। Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. Embryology. Embryology इसमें एक एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल में तब्दील होने का मुतालिया किया जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के प्रोसेस और स्टेजेस को जांचने में शामिल है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अश्य को ग्रुप्स और सबग्रुप्स में तकसीम और इनको नाम देना शामिल है। Aim to organize and categorize the diversity of life on Earth. Paleontology. Paleontology या फॉसिल्स की स्टडी जो कह रिमेन्स है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के या ब्रांच फॉसिल्स का मुतालिया करती है। दुनिया पर मौजूद जिंदगी की तारीख और एवोल्यूशन पर रोशनी डलती है। एनवायरनमेंटल बायोलॉजी इसमें ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट मेन इंटरैक्शंस की जांच होती है। इस मेन फोकसेस ऑन इकोसिस्टम्स, कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी या ब्रांच सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड है और उनका सोसाइटीज गुना के रहनाई से है। सोशल बिहेवियर explores the evolutionary and ecological aspects of social behavior. पैरासिटोलॉजी इसमें पैरासाइट का और अन्न के इफेक्ट्स का मुतालिया होता है। पैरासाइट होस्ट सेल में रहते हैं और अन्न से फूड हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान देते हैं।
इस ब्रांच मेन मेसेस investigates the life cycles, host parasite relationships and disease transmission की स्टडी की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें इंसानों की भलाई के लिए जिंदा अश्य का अमली इस्तेमाल होता है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है। इस मेन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेसिंग और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है। इम्यूनोलॉजी ये जानवरों के जिस्मानी इम्यून सिस्टम का मुतालिया है जो कह डिफेंड करता बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, explores how the immune system functions and responds to infections. Entomology Entomology insects की स्टडी से है, इस मेन क्लासिफिकेशन, बिहेवियर और इकोलॉजिकल रोल्स ऑफ इंसेक्ट्स शामिल है। फार्माकोलॉजी दवाइयों और इनके असरत पर इंसानी जिस्म के निज़ाम का मुतालिया करता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर साइंटिफिक एडवेंचर टुडे। बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस के मबीन तल्लुक से इनकार नहीं किया जा सकता। लिविंग थिंग्स के वेरियस एस्पेक्ट्स के मुतालिक मालूमात बायोलॉजी में शामिल है, लेकिन इनका तल्लुक साइंस की दूसरी ब्रांचेस से भी है। साइंस की हर ब्रांच का तल्लुक दूसरी तमाम ब्रांचेस से होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स में हरकत का अमल पढ़ते वक्त बायोलॉजिस्ट को फिजिक्स में मौजूद हरकत के लॉज ऑफ मोशन का हवाला इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज जन्म लेती है। बायोफिजिक्स इसका तल्लुक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की स्टडी से है, जिनका इतलाक बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में लीवर और बायोलॉजी में एनिमल्स की टैंगून के काम करने के उसूल एक से हैं। बायोकेमिस्ट्री इसका तल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद मुख्तलिफ कॉम्पाउंड्स और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी से है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बुनियादी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को समझने के लिए केमिस्ट्री का इल्म इस्तेमाल किया जाता है। बायोमैथमेटिक्स इसका तल्लुक स्टैटिस्टिक्स के उसूल और तारीके इस्तेमाल कर की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी से है। फॉर एग्जाम्पल, टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, biologists have to apply the rules of mathematics. बायोजियोग्राफी इसका तल्लुक जमीन के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हिस्सों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी से है। बायोजियोग्राफी के जरिए मखसूस जोग्राफियाई इलाकों की खसियात के इल्म को इस्तेमाल करके वहां पाए जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खसियात को डिटरमाइन किया जाता है। बायोइकोनॉमिक्स इसका तल्लुक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से है। फॉर एग्जाम्पल, बायोइकोनॉमिक्स के जरिए बीट की फसल पर लगाए जाने वाला सरमाया और इसकी कीमत फरोख्त का हिसाब करके नुकसान या नफा को डिटरमाइन किया जा सकता है। बायोलॉजी से मुंसलिक प्रोफेशन बायोलॉजी से मुताल्लिक स्टूडेंट्स ने कमिंग डेज में लीडरशिप की पोजीशंस संभालनी है। उनके लिए लाजमी है कि उनके पास एक्यूरेट एंड मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजिक या साइंसेस की ब्रांचेस का इल्म हो। Biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects, जिससे सीखने वालों को डाइवर्स लिस्ट ऑफ करियर्स में से इंतिखाब में फ़ायदा होगा। The following are the careers that a student of biology can plan to adopt. मेडिसिन बटा सर्जरी मेडिसिन के प्रोफेशन का तल्लुक इंसान में ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस से है। सर्जरी में जिस्म के पार्ट्स को रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड या रिमूव्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेस सर्जरी के जरिए द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रिनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर एक्सेट्रा से अंजाम दिया जाता है। बोथ ऑफ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS में किया जाता है और फिर स्टूडेंट्स स्पेशलाइजेशंस करते हैं। फिशरीज यानी फिश की प्रोडक्शन का प्रोफेशन फिशरीज कहलाता है। पाकिस्तान में ऐसे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जहां फिशरीज के प्रोफेशन से मुंसलिक खिदमत सरंजाम देते हैं। वो फिश की प्रोडक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने का काम करते हैं। पाकिस्तान में ये प्रोफेशन जूलॉजी या फिशरीज की बैचलर या मास्टर लेवल की तलीम के बाद इख्तियार किया जा सकता है। एग्रीकल्चर
ये प्रोफेशन फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स से मुताल्लिक है जिनसे फूड हासिल की जाए है। एक एग्रीकल्चरिस्ट क्रॉप्स मसलन वीट, राइस, कॉर्न वगैरह और एनिमल्स मसलन भेंस, गाय वगैरह की पैदावार में इम्प्रूवमेंट के लिए तहकीक करता है। In Pakistan, there are many universities which offer professional courses on agriculture after the higher secondary education in biology, animal husbandry. ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, मसलन कैटल, शीप वगैरह की केयर और ब्रीडिंग की जाती है। एनिमल हस्बैंड्री के प्रोफेशनल कोर्सेज हायर सेकेंडरी तलीम, बायोलॉजी के साथ के बाद इख्तियार किए जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, इसका तल्लुक गार्डनिंग से है। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की मौजूदा इकसाम की इम्प्रूवमेंट के लिए और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसकी प्रोफेशन तलीम हायर सेकेंडरी के बाद हासिल कर सकते हैं। फार्मिंग, इस प्रोफेशन का तल्लुक डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म से है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फार्म्स में ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज के ऐसे तरीके को उसे किया जाता है जिनसे ज्यादा प्रोटीन्स और दूध देने वाला एनिमल्स पैदा हो। पोल्ट्री फार्म से चिकन और एग्स की प्रोडक्शन हासिल की जाती है। इसी तरह फ्रूट फार्म्स में फ्रूट वाला पौधे उगा आई जाता है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बैंड्री या फिशरीज की कोर्सेज पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को इख्तियार कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में प्रोफेशनल्स नेचुरल फॉरेस्ट्स की हिफाजत करते हैं और गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स की काश्त और नाशो नुमा के मशवरे देते हैं। Many universities offer professional courses in forestry after the higher secondary education in biology, after bachelor level study of zoology and botany. Biotechnology is the latest profession in the field of biology. बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स वो तहकीक और अमली काम करते हैं जिनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म से मुफीद मसनूआत बनवाई जाती है। यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी तलीम और जूलॉजी और बॉटनी में बैचलर लेवल की तलीम के बाद बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज करवाती है। आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट के दिलचस्प दुनिया में दाखिल हो रहे हैं और उनकी इम्पोर्टेंस जो बायोलॉजी और नेचुरल साइंसेस के फील्ड्स में और उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन स्टडी के गई। तारीख के दौरान मुस्लिम उल्मा ने कुदरती दुनिया की समझ में इजाफा करने में अहम किरदार अदा किया है। हम 3 अहम शख्सियातों पर तवज्जो देंगे: जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मै और अबू अली सीना। जाबिर बिन हयान 721 से 815 एडी ईरान में पैदा होकर और इराक में मेडिसिन की प्रैक्टिस में मासरूफ रहा। जाबिर बिन हयान अक्सर केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते थे, इसलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उनकी मेहनत ने मॉडर्न केमिस्ट्री के बुनियादी असूलों को तैयार किया। जाबिर बिन हयान ने कई बुक्स लिखी जिनमें अल-नबतत और अल-हैवान ऐसे एक आईने हैं जो नबतती और जानवरों के फील्ड में कीमती इंफॉर्मेशन फराहम करती है। His emphasis on experimental inquiry marked a significant departure from previous scientific methods and greatly influenced the development of chemistry. अब्दुल मलिक अस्मै 740 से 828 एडी अब्दुल मलिक अस्मै को जानवरों की तफसीली मुतालिया करने के लिए पहला मुस्लिम साइंटिस्ट करार दिया जाता है। उनकी मेटिकुलस ऑब्जर्वेशंस और राइटिंग सिग्निफिकेंटली के एनिमल किंगडम के बारे में हमारी मालूमत को बढ़ाया। कुछ रिनाउंड वर्क सलाबिल, फोकस्ड ऑन कैमल्स, अलखिल पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, अलवहूश, an exploration of various animals, and Kalk Alanson, an investigation into the anatomy of humans, शामिल है। अब्दुल मलिक अस्मै की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज ने फ्यूचर में जूलॉजी के मुतालिक ग्राउंड वर्क और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ के बारे में अहम मालूमात फराहम की। अबू अली सीना 980 से 1037 एडी अबू अली सीना वेस्ट वर्ल्ड में एविसेना के नाम से मशहूर एक पॉलीमैथ है
जो मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और पोएट्री करने में नुमाया रहे। उन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन के हवाले से एहतराम दिया जाता है और उनका अजीम काम मॉन्यूमेंटल वर्क अल-कानून फी अल-तिब है, जो मगरबी दुनिया में कैनॉन ऑफ मेडिसिन के तौर पर मशहूर है। अल-कानून फी अल-तिब कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑथोरिटेटिव मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया फॉर सेंचुरीज दोनों इस्लामी और वेस्टर्न वर्ल्ड्स में असर अंदाज हुई। Abu Ali Sina's contributions extended beyond medicine, demonstrating the interdisciplinary nature of scientific exploration during his time. आखिर में इन मुस्लिम साइंटिस्ट्स जैसे कि जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मै और अबू अली सीना ने प्लांट्स, एनिमल्स और मेडिसिन के मुतालिक कीमती किरदार अदा किए। Their dedication to empirical research and their pioneering works have left an enduring legacy, shaping the course of biology and natural sciences, and inspiring future generations of scientists. The levels of organization. जिंदगी के मुख्तलिफ फेनोमेनन समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जिंदगी की तरतीब को मुख्तलिफ लेवल्स पा मुतालिया करते हैं, जो नीचाई दर्ज है। 1. सबएटॉमिक और एटॉमिक सतह। हर किस्म की मैटर एलिमेंट्स से बनी होती है और हर एलिमेंट में एक किस्म के एटॉम्स होते हैं। एटॉम्स असल में बहुत से सबएटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। सबसे स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता ही है। नेचर में 92 किस्म के एलिमेंट है, इनमें से 16 को बायोमिन्स कहा जाता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास को बुनने में हिस्सा लेते हैं। इन बायोमिन्स में से सिर्फ 6 O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, P फॉस्फोरस टोटल बॉडी का 99% बनते हैं। बाकी 10 K पोटेशियम, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Cu कॉपर, Mn मैंगनीज, Zn जिंक, I आयोडाइन। टोटल बॉडी का 0.1% बनते हैं। 2 मोलेकुलर लेवल। ऑर्गेनिजम्स में बायोमिन्स अक्सर आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं पाए जाता है, बल्कि वो आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए मिलकर मोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल बनाते हैं। एक जिस्मानी वजूद बहुत से मुख्तलिफ किस्म के बायोमोलिक्यूल्स की एक बराबर तादाद से बना होता है। These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangements. बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में तसलसल दिया जाता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होती है जो लो मोलेकुलर वेट की होती है, जैसे ग्लूकोज, पानी एटसेट्रा। और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होती है जो हाई मोलेकुलर वेट्स की होती है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा। 3 ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। बायोमोलिक्यूल्स एक खास तरीके से जामा होकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनल सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है और वो एक साथ मिलकर यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स बनती है। हर किस्म के ऑर्गेनल एक खास काम अंजाम दीन के लिए मखसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए मखसूस होता है और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं। इस तरह सेल के कम अपने मखसूस स्ट्रक्चर्स की मदद से पूरे होता है। ये सेल के अंदर का काम डिवीजन ऑफ लेबर की एक मिसल है। प्रोकैरियोट्स और ज्यादा टा प्रोटिस्ट्स के केस में पूरा जिस्म एक सिंगल सेल से बना होता है, जबकि ज्यादा टा फंजाई, तमाम जानवर और तमाम प्लांट्स के केस में जिस्म हजारों सेल्स तक पहुंचता है। 4 टिश्यू लेवल। ज्यादा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस अंजाम दीन वालाई को जामा करके ग्रुप्स में रखा जाता है, जिन्हें टिश्यूज कहा जाता है। हम एक टिश्यू को वो ग्रुप कहते हैं जहां मुख्तलिफ सेल्स को किसी आम काम के अंजाम दीन के लिए मखसूस बनाया जाता है।
हर टिश्यू में एक सेल अपनाए खुद के जिंदगी के अमल जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस अंजाम देता है, लेकिन वो भी कुछ खास अमल अंजाम देता है जो टिश्यू के काम से मुताल्लिक होता है। प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एटसेट्रा। जानवरों में भी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज होते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एटसेट्रा। 5. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हायर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ टिश्यू के एक से ज्यादा टाइप को साथ जमा किए जाता है और उन्हें एक यूनिट के तौर पर ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज अपनाई खास काम अंजाम देते हैं और ये फंक्शंस अस ऑर्गन का काम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक एक ऑर्गन है जो प्रोटीन्स को हजम करने और स्टोरिंग फूड के लिए मखसूस होता है। इसके स्ट्रक्चर में 2 मेजर टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल, ग्लैंडुलर टिश्यू गैस्ट्रिक जूस को प्रोटीन्स की हाजमी के लिए खरीज करता है। मस्कुलर टिश्यू खाना पीसने और खाना को पीछे ले जाने के लिए स्टमक के दीवारों पर कॉन्ट्रैक्शन अंजाम देता है। तो दोनों टिश्यूज अपनाए खास काम अंजाम देते हैं जो कलेक्टिव तौर पर स्टमक के काम बन जाता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में अगली तरतीब ऑर्गन सिस्टम लेवल है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो रिलेटेड फंक्शंस अंजाम देते हैं, उन्हें एक ऑर्गन सिस्टम के तौर पर जमा किया जाता है। एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपनाए मखसूस काम को अंजाम देता है और तमाम ऑर्गन्स के काम एक ऑर्गन सिस्टम के काम के तौर पर जाहिर होता ही है। मिसाल के तौर पर, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन प्रोसेस को सरंजाम देता है। इसके फ्रेमवर्क में अहम ऑर्गन्स शामिल है जैसे ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन, लिवर और पैनक्रियास। तमाम ये ऑर्गन्स हजम करने के प्रोसेस में मदद करते हैं। The organ system level is less complex in plants, e.g. root system, as compared to animals. This is due to a greater range of functions and activities in animals than in plants. 6. Individual level. मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मिलकर तरतीब दिए जाता है। ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस, प्रोसेसेस और एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles which they need for continuous work. 7. Population level. बायोलॉजिस्ट अपने स्टडीज को पॉपुलेशन लेवल तक बढ़ाते हैं, जहां वो एक ही किस्म के अफराद की मुख्तलिफ अफराद के साथ रहने वेल इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं। एक पॉपुलेशन को एक जगह, एक वक्त में मौजूद एक किस्म के जनर के ग्रुप के रूप में डिफाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तान में 2010 में इंसानी पॉपुलेशन 173.5 मिलियन अफराद से मुश्तमिल थी। हैबिटेट वो जगह होती है जहां जनर रहते हैं। कम्युनिटी लेवल। एक कम्युनिटी एक असेंबलेज होती है जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में एक हाई एनवायरनमेंट में मिलती है। एक फॉरेस्ट भी एक कम्युनिटी के तौर पर समझा जा सकता है। इसमें अलग अलग पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और एनिमल स्पीशीज शामिल होती है। कम्युनिटीज आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स की तरह होती है, जहां एक आबादी बढ़ सकती है और दूसरी कम सकती है। कुछ कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि एक जंगल का कम्युनी, एक तालाब का कम्युनिटी एटसेट्रा। Other communities may be simple, e.g. a fallen log with various populations under it. एक आसान कम्युनी में आबादियों की तर्ज और साइज महदूद होती है, इसलिए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स में किसी भी तब्दीली के असरत शेद और लंबी मुद्दत तक हो सकते हैं। बायोस्फीयर लेवल। The part of the earth inhabited by organisms communities is known as biosphere, यानी कह जहां जमीन पर मौजूद आबादियों की असेंबलेजेस होती है,
उसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसमें तमाम इकोसिस्टम्स शामिल है। वो एरियाज है जहां जिंदगी वाले अज्जा माहौल के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से इंटरैक्ट करते हैं और ईसाई जमीन पर जिंदगी की जोन भी कहते हैं। चलिए चलते हैं और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस का तस्वुर समझते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस जिंदगी के बनाने के अहम हिस्से। आज हम बायोलॉजी में एक अहम मावाड़ को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। तसव्वुर करें कि हर जिंदा मखलूक एक शहर की तरह है और ये शहर सेल्स की बुनियाद पर बनाया गया है। जैसे कि एक शहर के अलग डिस्ट्रिक्ट्स और बिल्डिंग्स हैं जो खास फंक्शंस के लिए हैं, वैसे ही जिंदा मखलूक भी मुख्तलिफ दर्जात में तरतीब दी गई है, जिन सबको सेल्स की बुनियाद पा बनाया गया है, जो जिंदगी की असल अहम यूनिट है। दो तरह के सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहले चलते हैं सेल्स की बात करें। हर जिंदा मखलूक सेल्स से बनी होती है और दो अहम किस्म है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आसान है और उनमें असल न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें एक न्यूक्लियस होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स से बना होता है। बाकी तमाम ग्रुप्स जैसे कि प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। सेल्स को ऑर्गेनिजम्स बनाने के 3 तरीके। अब चलते हैं देखते हैं कि सेल्स कैसे गैदर हो न्यू ऑर्गेनिजम्स के जिस्म बन सके। सेल्स अपने आप को 3 मेन तरीकों से तरतीब दे सकते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ केसेस में एक सिंगल सेल हाई पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए काफी होता है। सोचिए इन मखलूकत को एक आदमी के शहर की तरह। ये सिंगल सेल्स तमाम जिंदगी के काम अपनी तरफ से अकेले करते हैं। मिसलेन है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी यूनिसेल्यूलर मखलूकत एक ग्रुप के तौर पर रहती है, लेकिन उनमें काम की डिवीजन नहीं होती। हर यूनिसेल्यूलर मखलूक कॉलोनी में अपनी जिंदगी गुजर लेती है और दूसरों पर वाइटल फंक्शंस के लिए नहीं डिपेंड करती। एक अच्छी एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, एक ग्रीन एल्गा जो पानी में रहती है। वॉलवॉक्स की हंड्रेड्स ऑफ सेल्स एक कॉलोनी बनते हैं, लेकिन हर सेल अपनी तरफ से अपना काम करता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा मुश्किल तरतीब मल्टीसेल्यूलर होती है। यहाँ सेल्स अपने आप को टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में तरतीब देते हैं, वैसे ही जैसे कि एक शहर में इलाके, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स मिलकर मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमदर्दी से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक मेंढक या एक सारसन का पौधा। 3 मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स। चलिए दो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की मेस्ट तफसील से बात करते हैं। सारसन का पौधा। सारसन का पौधा, जिसे साइंटिफिक तौर ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर सर्दी में बोया जाता है और फसल के आखिर में बीज पैदा करता है। इस पौधे के ऑर्गन्स उनके फंक्शंस के आधार पर 2 ग्रुप्स में तकसीम किए जा सकते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस और लीव्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए शामिल नहीं होते, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि फूल जो फलों और बीजों को पैदा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। मेंढक। मेंढक, जिसे साइंटिफिक तौर पर राना टाइग्रीना के नाम से जाना जाता है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मिसल है। उनके जिस्म ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, हर एक से मुताल्लिक ऑर्गन्स के साथ। इन ऑर्गन्स को मुख्तलिफ टिश्यूज में तकसीम किया गया होता है, जैसे कि एपिथेलियल, ग्लैंड्यूलर, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक शहर इलाकों, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से बना होता है, जिंदगी की दुनिया को सेल्यूलर लेवल्स में तरतीब दी गई है, एक सिंगल सेल शहर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर मेट्रोपोलिसिस तक।
Understanding these cellular organizations is crucial to appreciating the complexity and harmony of life on Earth.